254 साल पहले एक जंग ने बदल दिया इतिहास। 254 साल पहले पानीपत ने लिखी दिल्ली की तकदीर। 254 साल पहले पानीपत में हार गया हिंदुस्तान। पानीपत दास्ताने जंग। पानीपत हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर और पूरी दुनिया के लिए एक जंग का मैदान। दिल्ली से महज 85 किलोमीटर दूर बसा है हरियाणा का ऐतिहासिक शहर पानीपत। इतिहास के पन्नों में पानीपत की पहचान किसी शहर के तौर पर नहीं बल्कि जंग के मैदान के तौर पर दर्ज है। सदियों से विदेशी हमलावरों के आतंक और कहर का गवाह रहा है पानीपत। यही वो मैदान है जहां 3 बार जंग के मैदान में दिल्ली के तख्त-ओ-ताज का फैसला हुआ था। सबसे पहले 16वीं शताब्दी की बात करें तो 1526 में जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, उस समय बाबर आए थे और बाबर ने 1526 की लड़ाई लड़ी, यानी वही 16वीं शताब्दी का टाइम जब हमारी अस्थिरता का फायदा उठाया। इसके बाद अगर बात करें तो फिर अकबर की और हेमू की लड़ाई हुई थी। तो बाबर ने तो एक बार आक्रमण किया था यहाँ पर स्थिरता लाने के लिए, लेकिन वो साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। अकबर ने आके यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया था और हेमू को हराया था। और तीसरी लड़ाई जो थी वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। पानीपत के मैदान में करीब 250 सालों के अंदर 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं। उन लड़ाइयों में न जाने कितने जांबाजों की खून से लहूलुहान हो गई पानीपत की ये धरती। कहा जाता है कि पानीपत की लड़ाइयों में इतना खून बहा कि उस दौर में यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था। इतिहास की किताबों में ऐसे भी कई किस्से दर्ज हैं कि जंग के मैदान में बहे इंसानी खून की वजह से आसपास के इलाकों में पेड़ पौधों का रंग काला पड़ गया था। इन किस्से और कहानियों की हकीकत से नजदीक ले जाता है पानीपत का काला अम्ब। ये युद्ध स्मारक आज भी पानीपत की लड़ाइयों की गवाही दे रहा है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है उससे पहले भी 2 लड़ाई हुई है, एक 1526 में और उसके बाद 1556 में और फिर 1761 में। पानीपत में कुल 3 लड़ाइयां हुई और हर लड़ाई ने हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल कर रख दिया। कहीं ऐतिहासिक तस्वीर बदली तो कहीं भौगोलिक तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन पहली 2 लड़ाइयों के बाद जहां हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ, वहीं तीसरी लड़ाई ने दरवाजे खोल दिए थे अंग्रेजी हुकूमत। आज हम बात करेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई की, जो लड़ी गई थी अफगानों और मराठों के बीच। 14 जनवरी 1761। यही वो तारीख थी जब करीब 254 साल पहले पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। जंग के मैदान में एक तरफ था अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ थे मराठा योद्धा सदाशिवराव भाऊ। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी और अब्दाली उत्तर पश्चिम से होता हुआ पंजाब के रास्ते से पानीपत की तरफ बढ़ रहा था
और पानीपत की तरफ बढ़ने का मतलब था कि दिल्ली पर अधिकार, और दिल्ली से अधिकार या लूट खसोट करके या तो अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना था, और दूसरा यह था कि लूट मार करके वापस लौट जाना था। लेकिन इस पानीपत की लड़ाई की एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मराठे उस समय यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, और मराठों का यदि हम यदि दिशा के हिसाब से यदि बात करें, डायरेक्शन के हिसाब से यदि बात करें, तो मराठे दक्षिण में थे पानीपत के, और जो अब्दाली था वो उत्तर की तरफ से आ रहा था। लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो एक इंटरेस्टिंग बात थी कि अब्दाली दक्षिण की तरफ होता है और मराठे उत्तर की तरफ हो जाते हैं। और इसका कारण ये था कि उस समय यमुना में फ्लड था, बाढ़ आई हुई थी, और अब्दाली के लिए यमुना के उस पार उतर कर जाना बड़ा मुश्किल सा काम था। तो वो जहाँ जहाँ पानी कम हो रहा था यमुना का, वहाँ वहाँ उतरता हुआ वो समालका तक पहुँच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इसका जो बैटल फील्ड है 1761 की लड़ाई का, वो बहुत वास्ट हो जाता है कि पानीपत और इसके आसपास और समालका के आसपास का जो इलाका था वो सारा का सारा इस बैटल फील्ड में इंक्लूड हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली 5वीं बार पूरे लाव लश्कर के साथ हिंदुस्तान पहुंचा था, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था, वो दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमाना चाहता था। इसके लिए उसे रुहेल सरदार नजीबुद्दौला की पूरी मदद मिल रही थी। नजीबुद्दौला की मदद से ही उसने दिल्ली में तैनात मराठा सरदार दत्ता जी की हत्या कर दी थी। ये सीधे सीधे मराठों की ताकत और अस्मिता को चुनौती थी। अब्दाली के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए पेशवा बालाजी राव ने अपने चचेरे भाई और मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ को दिल्ली भेजा था। सदाशिव राव भाऊ के साथ पेशवा बालाजी का बेटा विश्वास राव भी था। मराठा सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनका तोपखाना, और तोपखाने का कमांडर इब्राहिम खान गारदी। टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्निक की जो बात है, वो इस बार भी ये साबित करते हैं कि जो तुर्क और अरब थे वो भारतीयों से मिलिट्री टेक्निक में या टेक्नोलॉजी में आगे थे। चाहे वो घोड़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग उनकी मिलिट्री में होना हो, या तोप या बारूद का प्रयोग है, या तेज़ी के साथ उनकी मोबिलाइजेशन है, टाइम का यूटिलाइजेशन उनके द्वारा किया जाना। ये सारी ऐसी बातें हैं जो तुर्क या जो अरब से जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो भी भारत में आए उन्होंने इस तरीके से लड़ाई जीतने का कार्य किया। कुछ यूं ही सर्द मौसम रहा होगा, सर्द हवाएं चल रही होंगी और हर तरफ कोहरा ही कोहरा होगा। तारीख थी 14 जनवरी, लेकिन लगभग 254 साल पहले, जी हाँ, यानी कि साल 1761, ये वो तारीख है जिस दिन ये शहर गवाह बना था उस युद्ध का, जिसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था और दूसरी तरफ सेना थी मराठों की, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ। 14 जनवरी 1761, आज से करीब 254 साल पहले सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। इतिहासकारों के मुताबिक अब्दाली को सबक सिखाने के लिए मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ विशाल सेना के साथ पानीपत पहुंचे थे। सदाशिव राव भाऊ की सेना में करीब 55,000 घुड़सवार थे। दुश्मन की घेरेबंदी के लिए 15,000 पैदल सैनिकों के दस्ते थे। भाऊ की फौज में 200 तोपों का दस्ता भी था। तोपखाने का कमांडर इब्राहिम गारदी 2000 घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ रहा था। इब्राहिम के कमान में 9000 पैदल सैनिक भी थे। गारदी के साथ 40 हल्की तोपों का जखीरा भी था। ऐसा माना जाता है कि मराठों के पास बेहतर घोड़े और तोपें थी, लेकिन वहीं पैदल सैनिकों के मामले में अफगानी आगे थे। सदाशिव राव भाऊ की सेना उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी। वीर मराठे अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए
पुणे से हजारों मील दूर पानीपत के मैदान में आ डटे। मराठवाड़ा का कोई इलाका, कोई घर ऐसा नहीं था जहां का योद्धा सदाशिवराव भाऊ की सेना में शामिल ना हो। मराठों की सबसे ताकतवर सेना ने अब्दाली को हिंदुस्तान की सरहदों से दूर खदेड़ने के लिए पानीपत के मैदान में मोर्चा संभाल रखा था। मीलों तक फैले जंग के मैदान में चक्रव्यूह की रचना की गई थी। इब्राहिम गार्दी का तोपखाना दुश्मन पर आग उगलने को बेताब था। दूसरी तरफ अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की ताकत भी कुछ कम नहीं थी। रुहेल सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी पानीपत के मैदान में अब्दाली के साथ खड़े थे। अब्दाली की सेना में कुल 38,000 पैदल सैनिक थे। 42,000 घुड़सवारों के साथ मराठों से लोहा लेने पहुंचा था। अब्दाली के लश्कर में 80 बड़ी तोपें थी। इसके अलावा अब्दाली के पास एक आरक्षित सैन्य टुकड़ी भी थी। इस टुकड़ी में 24 सैनिक दस्ते यानी करीब 28,800 सैनिक थे। करीब 10,000 पैदल बंदूकधारी और 2,000 ऊंट सवार सैनिक भी मराठों के खिलाफ मोर्चेबंदी में थे। रुहेल सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के सैनिक भी अब्दाली के लश्कर में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ अब्दाली, नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला का गठबंधन और दूसरी तरफ मराठा सरदारों की सैन्य टुकड़ियां। ये उस वक्त के सबसे बड़े सैन्य मुकाबले की घड़ी थी। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने थी। जंग का ऐलान होते ही दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। कोई नहीं जानता था इस जंग में कितना खून बहने वाला था। कोई नहीं जानता था कि इस जंग का नतीजा क्या रहने वाला था। कोई नहीं जानता था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान का इतिहास क्या करवट लेने वाला था। 14 जनवरी 1761 को सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई लड़ाई में मराठों का पहला हमला काफी जोरदार था। मराठों के आक्रमण ने अब्दाली की पूरी रणनीति को छिन्न भिन्न कर दिया था। 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक इस लड़ाई में 2 बजे तक मराठों ने बाजी मार ही ली थी। लेकिन महज 2 घंटे में क्या उलटफेर हुआ कि मराठे जीते जीते हार गए। दोपहर 2 बजे तक मराठों का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि इब्राहिम खान गार्दी के तोपखाने ने दुश्मन के खेमे में कोहराम मचा दिया था। आग उगलते तोप के गोलों ने अफगानों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन उसी दौरान एक अनहोनी ने लड़ाई का रुख बदल कर रख दिया। पेशवा बालाजी राव के बेटे विश्वास राव को एक गोली लग गई और विश्वास राव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस शहादत ने मराठों की सेना में खलबली मचा दी। इतिहासकारों के मुताबिक अपने भतीजे की मौत के बाद सेनापति सदाशिवराव भाऊ पूरी तरह आपा खो बैठे। विश्वास राव की मौत का बदला लेने के लिए वो खुद मोर्चे पर आ डटे और लड़ते लड़ते अकेले ही अब्दाली की सेना के बीच पहुंच गए। अब्दाली के चक्रव्यूह में फंसकर सदाशिवराव भाऊ भी शहीद हो गए। पानीपत के मैदान में जीती हुई बाजी मराठों के हाथ से निकल गई। पहले विश्वास राव और उसके बाद सेनापति सदाशिवराव भाऊ की मौत से मराठों में भगदड़ मच गई। जीत के नजदीक पहुंचकर भी मराठा सेना महज 2 घंटे में तितर-बितर हो गई। चारों तरफ रह गई लाशें और लहूलुहान धरती। 14 जनवरी 1761 को शाम करीब 4 बजे तक मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई हार चुके थे। मराठे इस युद्ध में हार गए थे, लेकिन नतीजा ये भी रहा कि इस युद्ध ने तस्वीर बदल दी थी देश के राजनीतिक और शासन तंत्र की। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मिली हार से मराठों को गहरा आघात लगा। सबसे ज्यादा सदमा लगा था पेशवा बालाजी राव को। उन्हें अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और अपने बेटे विश्वास राव की मौत की खबर एक खत के जरिए मिली थी। खत में लिखा था,
2 मोती नष्ट हो गए और 87 स्वर्ण मोहरें खो दी गई। और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं। 2 मोतियों का मतलब था सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। स्वर्ण मोहरों का मतलब था मराठा सेना के स्तंभ माने जाने वाले जाबाज योद्धा। और चांदी तांबा उन सैनिकों को बताया गया जिनके बूते पर मराठा सेना का लोहा पूरा हिंदुस्तान मानता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ समेत 28,000 मराठे मारे गए। तोपखाने के कमांडर इब्राहिम खान गार्दी समेत हजारों मराठा सैनिकों को अब्दाली ने कैद कर लिया था, जिन्हें बाद में तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के साथ ही मराठों का विजय रथ का पहिया थम गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मराठों का दबदबा कम हो गया और हिंदुस्तान में मराठा शक्ति का सूरज अस्त हो गया। इतिहासकार पानीपत की तीसरी लड़ाई को पानीपत इतिहास का निर्णायक मोड़ मानते हैं। इस लड़ाई के बाद मराठा युग का अंत हो गया और हिंदुस्तान के कई हिस्सों में एक नई ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। लड़ाई हुई मराठे और अब्दाली के बीच में, और दिल्ली पर सीधे तौर पर मराठा रूल नहीं कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पर उनका प्रभाव था। यहाँ से उनकी शक्ति का पतन होते ही धीरे धीरे जो अलाइड जो पावर्स थी, जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो टेरिटोरियल्स पावर थी, क्षेत्रीय पावर थी, वो धीरे धीरे अपना सर उठाने लगती हैं और मराठा शक्ति यहाँ से एक तरीके से बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मराठों के जाने के बाद ब्रिटिश यहाँ पर पावरफुल हो रहे थे। 1761 की लड़ाई है, 1757 में प्लासी उन्होंने जीत लिया था। पानीपत की तीसरी जंग से पहले मराठों और अफगानों के बीच छोटे छोटे कई मुकाबले हो चुके थे, लेकिन ये लड़ाई निर्णायक साबित हुई। इतिहासकारों के मुताबिक पानीपत की तीसरी लड़ाई की भूमिका तो उसी वक्त तैयार होने लगी थी जब अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार पंजाब में दस्तक दी थी। अब्दाली ने पंजाब पर हमला करके मराठों की शक्ति को चुनौती दी थी। पंजाब में मराठा सरदार को हराकर अब्दाली दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त दिल्ली में मराठा सेनापति दत्ताजी तैनात थे। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ताजी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में सेनापति महादई सिंधिया बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इसके साथ ही मराठों और अब्दाली के बीच निर्णायक युद्ध की पहली चिंगारी भी भड़क गई। चार मार्च 1760 दत्ताजी को हराने के बाद अब्दाली ने मल्हार राव होलकर और जनकोजी को भी युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया। दत्ताजी की शहादत का समाचार मिलने के बाद पेशवा बालाजी राव ने अब्दाली को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। सदाशिव राव भाऊ ने भरतपुर के राजा सूरजमल और दूसरे मराठा सरदारों को एकजुट किया और 2 अगस्त 1760 को दिल्ली को अब्दाली के कब्जे से आजाद करा दिया। अब्दाली इस हार से तिलमिला उठा। ये विजय मराठों के लिए शुभ साबित नहीं हुई, क्योंकि इस लड़ाई के फौरन बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों का साथ छोड़ दिया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी अब्दाली से जा मिला। दिल्ली फतह करने के 2.5 महीने के बाद तक मराठे वहां से निकल नहीं पाए, जहां धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। (17 अक्टूबर 1760) भोजन और धन की कमी के चलते दिल्ली में मराठों का ज्यादा दिन तक टिके रहना संभव नहीं था। इसीलिए वो पानीपत के नजदीक कुंजपुरा की चौकी की तरफ बढ़े। दिल्ली फतह करने के करीब 2 महीने के अंदर 17 अक्टूबर 1760 को मराठों ने कुंजपुरा पर कब्जा कर लिया। लेकिन मराठे अभी जीत का जश्न भी मना नहीं पाए थे कि अब्दाली ने कुंजपुरा पर दोबारा धावा बोल दिया। कुंजपुरा फिर मराठों के हाथों से निकल गया।
इसी बीच कुदरत भी मराठों के खिलाफ हो गई। पानीपत और आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल पड़ गया। मराठे भयानक भूख और धन की कमी से परेशान हो उठे। बदतर होते हालात के बीच उन्होंने अब्दाली से बातचीत की पहल की, लेकिन रुहेला सरदार नजीबुद्दौला के कारण बातचीत असफल रही। लड़ाई के अलावा मराठों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन पानीपत के मैदान में लड़ी गई उस लड़ाई में मराठों का सब कुछ खत्म हो गया। मराठा एक सुप्रीम पावर बन रहे थे और दिल्ली के आसपास के इलाकों से वो कुछ जो टैक्स, जो मराठा टैक्स थे, चौथ और सरदेश मुखी, जो वहाँ के इलाकों से सुरक्षा के लिए वसूला जाता था, मराठे वसूल करते थे। और जब हम इसके लड़ाई के बाद और इस युग के अंत की बात करते तो मराठों की इस लड़ाई के साथ ही मराठा की जो पावर थी वो एक तरीके से बहुत कमज़ोर हो गई थी। और कुछ जो मराठे सरदार थे वो तो इस युद्ध में मारे ही गए थे। वो एक आध जो मराठा सरदार था बड़ा, वही इस जो विशेष रूप से जिनको दर्जा प्राप्त था, वही इसमें से बचे। और जिस तरीके से वो महाराष्ट्र तक उनका जाना था, उसमें भी उनकी स्थिति और कमज़ोर हुई। और ये तो कुछ ऐतिहासिक सोर्सेज बताते हैं या यहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि वो तो टाइम पर थोड़ा भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा जो कुछ सहायता उनके द्वारा दी गई, उससे थोड़ा बहुत मराठों को बेनिफिट जरूर मिला, लेकिन उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि एक शक्ति का अंत हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस जंग में बेशक मराठा वीरों को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारतीय इतिहास में उनकी वीरता का अमिट यशगान अंकित हो चुका है। हरियाणा की धरती पर लड़ी ये लड़ाई आज भी यहाँ के लोगों के जहन में गहराई से बसी हुई है। मराठा वीरों के खून से सनी पानीपत की मिट्टी को आज भी बड़े ही मान सम्मान और गौरव के साथ नमन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मराठा वीरों के खून से मैदान में खड़ा आम का पेड़ भी काला पड़ गया था। यही कारण है कि यहाँ पर युद्ध वीरों की स्मृति में उगरा खेड़ी के पास काला आम स्मारक बनाया गया है और इसे हरियाणा प्रदेश की प्रमुख धरोहरों में शामिल किया गया है। इन सब के अलावा पानीपत शहर के बीच स्थापित ये प्राचीन देवी का मंदिर है जो मराठों की याद दिलाता है। पानीपत शहर के बीचों बीच स्थापित ये देवी माता का प्राचीन मंदिर दरअसल मराठों का स्मृति चिन्ह है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को मराठों के सेनापति गणपति भाऊ पेशवा ने यहाँ पर स्थापित किया था। ये प्राचीन इतिहास है कि माँ भगवती का पूजन कर श्रद्धा पूर्वक पूजन करते थे और माँ भगवती के सर पर फूल रख कर के ही जाते थे और माँ भगवती जिनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती थी, जिनको विजय श्री का आशीर्वाद देती थी, उनका पुष्प तो उनके सर पर रखा रह जाता था। और जिनकी पूजा अस्वीकार करती थी या तो जिनकी अश्रद्धा होती थी या जिन्होंने अश्रद्धा भावना से जैसे भी होता जिनका फूल गिर जाता था, चरणों में आ जाता था, उनकी विजयश्री नहीं होती थी। ऐसी यहाँ की प्राचीनतम मानता है। इसीलिए मराठे भी आकर के माँ भगवती का यहाँ पर पूजन किया था और माँ भगवती से प्रार्थना किया था। आज इस खास कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि कैसे ऐतिहासिक शहर पानीपत बना गवाह उन 3 बड़ी लड़ाइयों का, जिसने पूरे देश के राजनीतिक तंत्र को बदल कर रख दिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।